यार अब से मेरी सारी वीडियो हिंदी में होने वाली है और मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी है अपने वीडियो पैटर्न में, जो कि है कि मैं अपनी लाइव कॉन्टेस्ट में जो मैंने मिस्टेक्स करी थी मैं वो इंक्लूड करने वाला हूँ, ताकि तुम मेरे एक्सपीरियंस से सीख जाओ और तुम वो मिस्टेक करे बिना ही उससे सीख ले लो। और मैं लॉजिक बिल्डिंग जब करूँगा तो उसमें मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने कैसे सोचा था कि मैं वो कैसे सॉल्व करूँगा। स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे हम, डायरेक्ट लॉजिक पे जंप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यार एम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। हमारा एम है कि हम उस लॉजिक को सीखें, उस टेक्निक को सीखें, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम फोड़ दो यार। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा तो यार कोडिंग रिव्यू के बाद वीडियो के एंड में मैं उसको थोड़ा ब्रीफ कर दूँगा उन बंदों के लिए कि जिनको अभी स्टार्टिंग में उतने डेटा स्ट्रक्चर नहीं आते, ताकि तुम यार फटाफट उसको गीक्स फॉर गीक्स या किसी भी साइट से ऐसी नॉर्मल पढ़ो और तुम्हें समझ आ जाए कि तुमने मेरी ब्रीफिंग सुन ली है कि कैसे उसमें चीज़ें स्टोर होती हैं और कैसे एक्ट होती हैं। तो होप करता हूँ यार सबको वीडियो पसंद आएगी। तो यार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम बी, ओरेक एंड मॉडल्स। तो यार इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में तुम्हें एक एन मिलेगा जो कि एक्चुअली एक एरे का साइज़ होगा। और बेसिकली एरे क्या है, एक बंदा है और एक वो मार्केट में जाता है और वो उसको मॉडल्स ख़रीदने हैं, तो उसके सामने कुछ एन मॉडल्स हैं। मॉडल्स यानी कि यार तुम पीसीस समझ सकते हो और सबका कुछ अलग अलग साइज़ है, तो ऐसा ही उसका साइज़ है। तो तुम्हें ये एक एरे के फॉर्म में मिलेगा 1 से n तक। तो वो कुछ मॉडल्स ख़रीदता है, इस बेसिस पे ख़रीदता है कि वो मॉडल्स जब वो जितने मॉडल्स उसने ख़रीदे हैं और उनको अपनी पोजीशंस पे रखी हैं, तो वो पोजीशंस जो अरेंजमेंट बना रही है वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए। तो अरेंजमेंट कब ब्यूटीफुल होगी यार, तो उसकी कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अरेंजमेंट तभी ब्यूटीफुल होगी, एक तो तुम्हारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि पहले प्लेस पे जो है उसके बाद वाला उससे बड़ा होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन है कि हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे मान लो 1 से n तक का तुम्हारा एरे है, यानी कि 1 से n तक की पोजीशन है, तो तुमने अगर पहले पोजीशन का एलिमेंट लिया है तो जो दूसरे पोजीशन तुमने लिया है, तो वो जो दूसरा पोजीशन है, मान लो जैसे कि पहला तुमने ले लिया फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट और दूसरा पोजीशन ले लिया तुमने सेकंड पोजीशन का एलिमेंट, तो जो सेकंड पोजीशन है तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करोगे, यानी कि 2 डिवाइड बाय 1 करोगे तो वो डिविजिबल है। तो हमारे को पोजीशंस ऐसी ही चुननी है जो कि अपने प्रीवियस पोजीशन से डिविजिबल हो। जैसे 1 के बाद तुमने 6 चुन लिया इसमें, तो यार 6 हमारा सेकंड पोजीशन के एलिमेंट से बड़ा भी है, और 6 डिवाइड बाय 2 करोगे क्योंकि सेकंड पोजीशन वाला हमारा पिछला था तो वो डिविजिबल भी आ रहा है। तो हमें एलिमेंट्स ऐसे चुनने हैं कि फर्स्ट आई जो आईएथ पोजीशन पे एलिमेंट होगा, अगला जो जेथ पोजीशन पे एलिमेंट होगा, तो आई से बड़ा होना चाहिए जे, और मतलब साइज़ वाइज बड़ा होना चाहिए, यानी कि एस ऑफ आई से बड़ा होना चाहिए एस ऑफ जे, और जे जो है वो डिविजिबल होना चाहिए आई के साथ। तो हमारे को ऐसे ये अरेंजमेंट लेना है। यार ये क्वेश्चन थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि इसमें मैंने डीपी यूज़ करी हुई है और बहुत लोगों को डीपी आती नहीं है, लेकिन मैं इतने बेसिक से बताऊंगा और इतनी ज़्यादा हाई डीपी भी यूज़ नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ मेरी बातें सुनना और पक्का तुम ये सॉल्व कर लोगे बड़े आराम से। फिर तो यार टेस्ट केस देख लेते हैं। हमारे को टेस्ट केस में गिवन है, पहला टेस्ट केस डिस्कस कर लेते हैं कि 4 साइज़ का एरे है, 5 3 4 6। तो यार मैंने कहा था कि तुम्हारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए जो हम सेलेक्ट करेंगे, और पोजीशंस जो हैं आपस में प्रीवियस से डिविजिबल होना चाहिए। और मेन मुद्दा क्या था, हमें मेन क्या चीज़ प्रिंट करवानी है क्वेश्चन में, तो यार मेन ये था कि तुम ऐसे अरेंजमेंट के साथ मैक्स टू मैक्स कितने मॉडल्स ले सकते हो। यानी कि जैसे तुम्हें 4 दे रखे हैं तो इन 4 में से तुम मैक्स टू मैक्स कितने सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट में 7 दे रखे हैं तो 7 में से तुम मैक्स कितने सेलेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ तुम्हें प्रिंट करानी है। तो यार ये 4 में देखोगे तो अगर पहला वाला एलिमेंट लेते हो तो वो 5 है, तो इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट, एक ये लास्ट वाला है 4 वाला, तो यार अगर तुम पहला लेते हो और फोर्थ लेते हो, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एस ऑफ आई इज़ लेस देन एस ऑफ जे एंड जे इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय आई। तो दो हो जाएगा इस केस में तुम्हारा आंसर कि तुम 2 स्टैचू ले सकते हो। अगर तुम सेकंड से स्टार्ट करते हो तो यार उस केस में ये होगा कि तुमने सेकंड वाला लिया और फिर उसके बाद फोर्थ वाला लिया, तो इस केस में भी ये अप्लाई करता है। तो किसी भी केस में तुम देखोगे तो मैक्स टू मैक्स तुम 2 ले सकते हो। तो अब इसके लॉजिक की तरफ चलते हैं।
तो यार लॉजिक से पहले जैसे कि मैंने बोला था, मैं अपनी मिस्टेक बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो यार मैंने इसमें क्या मिस्टेक करी, मैंने ये सोचा कि यार अब मैं नेक्स्ट कोई भी पोजीशन अगर चूज़ करूँगा तो वो पिछले वाले से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं इसके सबके फैक्टर निकाल लेता हूँ पहले ही, कि 4 के मैं देख लेता हूँ फैक्टर क्या हैं। तो पीछे जितने फैक्टर होंगे 4 मैं उन्हीं से बना सकता हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे मैंने 1 लिया, मैंने 2 लिया, फिर 2 के बाद 4 लूँगा, मैं 1 और 4 भी ले सकता था। तो फिर मैंने ये चीज़ सोची और मैंने कम से कम नहीं आधा घंटा लगाया होगा इसमें, और फिर मेरे को ये बात समझ में आ गई कि ऐसे अगर करेगा कोई भी कि वो फैक्टर पे सोचने लग जाएगा तो यार ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर तुमने 4 लिया है तो इसी में तुम्हारे 2 कॉम्बिनेशन बन गए 4 में पहुंचने के। एक तो तुमने पहला लिया, दूसरा लिया और फोर्थ लिया, या फिर सिंपल फर्स्ट लिया और फोर्थ लिया, या तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ने लिया, फोर्थ ले लिया, तो 3 केस बन गए। तो यार इसको कैलकुलेट करना और फिर तीनों पे तुम्हें ये भी चेक करना है कि भाई सारे असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और तुम जैसे कि कंस्ट्रेंट देख रहे हो, एन का कंस्ट्रेंट 10 की पावर 5 है, तो यानी कि मैक्स टू मैक्स ये एन रूट एन तक चल सकता है तुम्हारा सॉल्यूशन, उससे ऊपर नहीं चल सकता, यानी कि एन स्क्वायर में तुम कर ही नहीं सकते। और ये जो अप्रोच फैक्टर निकाल के तुम्हारी करने की है वो बेसिकली टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगी। तो यार इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे मैंने लॉजिक बिल्ड करा। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स सा तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये क्या बना रखा है। ये बेसिकली मैंने ये बना रखा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं तुम्हारे एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने की। जैसे तुमने 1 के बाद 2 ले सकते हो, 2 के बाद 4 ले सकते हो, फिर 4 लिया है तो तुम 8 पे ही जा सकते हो, कि 8 ही है उसके आगे जो 4 से डिविजिबल होता है। अब तुम ये भी कर सकते थे कि 1 से 2 पे गए और 2 से 6 पे चले गए, 4 पे ना जाके। तो 6 जब ले लिया तो 6 के बाद 12 आता है, जो कि इसमें है नहीं, तो ये एक अनदर पॉसिबिलिटी हो गई। अगर तुम 1 से 3 लेते तो 3 से भी ऐसे दो पॉसिबिलिटी होती, या तो 6 पे जाते या तो 9 पे जाते। तो यार अगर ऐसे तुम सोचोगे कि यार कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, तो काफ़ी उलझ के रह जाओगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मेन चीज़ तुम्हें क्या देखनी चाहिए थी कि यार हमें अगर ये पता चल जाए कि मान लो जैसे मेरा ये सारा एन गिवन है, ये पोजीशंस है मेरी बेसिकली, तो मान लो अगर मैं 4 पे खड़ा हूँ अभी, और किसी तरह मेरे को ये चीज़ पता लग जाए कि यहाँ तक का मेरा मैक्सिमम आंसर क्या है, मतलब इसके अगर मैं 4 पे हूँ तो मैक्सिमम मैं पीछे से कितने स्टैचू लेके 4 पे आ सकता हूँ, अगर मेरे को ये चीज़ पता लग जाए। तो 4 से तो यहाँ पे 8 पे एक ही ऑप्शन हुआ ना, कि 4 से तो मैं बेसिकली 8 पे जा सकता हूँ। और 8 पे अगर मैं जाऊँगा तो 8 वाले के लिए क्या आंसर होगा, कि मतलब अगर मैं 4 से 8 पे जा रहा हूँ, यानी कि अब 8 पे मैं खड़ा हूँ, तो पीछे मैंने कितने स्टैचू बनाए होंगे। तो यार मैंने कितने स्टैचू बनाए होंगे, जितने मेरे 4 पे बने थे प्लस 1, यानी कि अब ये फोर्थ वाला भी इंक्लूड हो गया। मान लो मैंने 1 पे बनाया, 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, 2 पे सेटिस्फाई कर गई, तो मैं 4 पे खड़ा हूँ। तो मेरे को पता है कि 4 पे इससे पहले 2 स्टैचू बने हुए हैं। तो यार जब मैं 8 पे जाऊँगा तो यार ये भी मैंने देख लिया कि 4 पे भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है। तो 2 बने हुए थे 4 तक, तो 8 पे कितने बने होंगे, 8 पे मेरे बने होंगे 4 पे जितने बने थे प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3 स्टैचू बने हुए। तो ऐसे करके मैं सारी पोजीशंस के लिए अगर किसी तरह निकाल लूँ कि यार अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा होता हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कितने स्टैचू बना सकता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को डायरेक्ट यही करना पड़ेगा कि मैं यहाँ तक कर लिया है कि भाई यहाँ तक मेरे को पता है आंसर, और उसके नेक्स्ट स्टेट का मैं कैलकुलेट कर लूँगा एक ही मूव में। कि जैसे 4 तक का मेरे को पता है, तो 8 तक का क्या होगा, वो होगा 4 तक का जितना था प्लस 1। तो इससे क्या होगा, मेरे को एक नेक्स्ट स्टेप तक का मेरे को पता लग जाएगा, मेरे को 8 तक का पता लग जाएगा इस बारी। अब 8 पे अगर मैं आ गया तो नेक्स्ट स्टेप यानी कि 16 का मेरे को पता लग जाएगा कि 16 पे क्या होगा। तो यार इसी को लेके हमें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है, इसी अप्रोच को लेके। तो तुम्हें मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि यार थोड़ा पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। मैं जब कोड इसका रिव्यू करूँगा तो तुम अच्छे से समझ जाओगे उसको, जब मैं ड्राई रन करूँगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और कैसे हम हर स्टेट की निकाल सकते हैं, कि मतलब हम जिस नंबर पे खड़े हैं उससे पहले कितने हमारे स्टैचू बने थे वो कैसे निकाल सकते हैं। यार तो फटाफट इसका कोड रिव्यू करते हैं अब। ये मैंने मैक्रो यूज़ करा हुआ है जो सिंपल टेस्ट केस के लिए बना हुआ है, कि मैं
यहाँ से टेस्ट केस इनपुट लूँगा और वाइल लूप चलेगा मेरा 3 बारी, जैसे कि टेस्ट केस 3 दे रखा है, तो ये मैक्रो है बस सिंपल। मैंने एन बना लिया, आई जे तो आइटरेट के लिए बना लिया, और इनपुट इनपुट ले लिया। एक वेक्टर बना लिया मैंने वी, जो कि मेरा स्टोर करेगा एन स्टैचू कि कौन से पोजीशन पे कितने साइज़ का स्टैचू था इनिशियली। एक मैंने डीपी का एरे बना लिया, ये मेरा क्या स्टोर करेगा, डीपी ऑफ आई स्टोर करेगा कि अगर मैं आईएथ पोजीशन पे अभी खड़ा हूँ तो आईएथ पोजीशन तक मैक्स मेरी कितनी स्टैचूज़ बन चुकी हैं। कि अगर मैं 4 पे खड़ा हूँ तो मेरी 4 पे कितनी स्टैचू बन चुकी है, मैं 8 पे खड़ा हूँ तो मेरी 8 पे कितनी स्टैचू बन चुकी है, ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है डीपी ऑफ आई। तो यार अगर हम स्टार्ट करें आइट्रेट करना 1 से लेके n तक, कि हमने भाई 1 से लेके n नंबर के लिए सारे पेयर्स देख लेने हैं। पेयर से मेरा क्या मतलब है कि मान लो भाई तुम अभी यहाँ पे हो, ठीक है, तो यार 1 पे अगर तुम खड़े हो तो 1 से तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो। 1 से तुम 2 पे जा सकते हो, 1 से तुम 3 पे जा सकते हो, 1 से तुम 4 पे जा सकते हो, 1 से तुम 5 पे जा सकते हो। तो यार अगर मैं ये चीज़ कर दूँ कि 1 पे मेरे को पता है कि मेरी कितनी स्टैचू बनेगी। अब तुम्हें पता है अगर मैं एक स्टैचू तो हर कंडीशन में बनेगी ही बनेगी। मान लो कि कोई भी पोजीशन तुमने ले ली तो मिनिमम तो तुम्हारा आंसर 1 होगा ही इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक स्टैचू तो तुम कोई भी ले सकते हो, अगर सिंगल स्टैचू है तो अरेंजमेंट का फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मिनिमम आंसर तो तुम्हारा 1 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ तो एक तो मेरे पास स्टैचू पड़ा हुआ है। अब अगर मैं 2 पे जाऊँगा तो कितने स्टैचू मेरे पास पड़े होंगे, ये चीज़ तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ कि भाई 1 पे मेरे पास अगर एक पड़ा था और 2 पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि 2 पे मेरा जो साइज़ है वो 1 वाले से बड़ा है, तो यार 2 पे कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करती है, तो 2 पे आने पे मेरे पास 1 प्लस 1 2 स्टैचू पड़े होंगे। 3 पे देखूँगा क्या सेटिस्फाई करती कंडीशन, अगर सेटिस्फाई करेगी यार तो यार 1 पे मेरे पास एक पड़ा था तो 3 पे आने पे सेटिस्फाई करने के बाद 2 पड़ेगा। तो यार इससे पता चल गया हमें कि 1 के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 4 5, मतलब सब नंबर के साथ बनाएगा। तो हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे। अब फिर हमने देख लिया अगर हम 2 पे खड़े हैं तो 2 के साथ हम क्या बना सकते हैं, 2 के साथ हम 4 बना सकते हैं, 2 के साथ हम 6 बना सकते हैं, 2 के साथ हम 8 बना सकते हैं। देख रहे हो अब मैं ये चीज़ नहीं करता यहाँ पे जो मैंने समझाया था कि हम 1 से 2 गए फिर 2 से 4 गए, फिर हम कॉन्टिन्यूस नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक ही स्टेप आगे देख रहे हैं कि एक स्टेप आगे मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि वो निकालना बहुत आसान है। अब इस स्टेप में मेरे पास जो आंसर था, अगले स्टेप में अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो या तो अगले स्टेप का अगर मैंने पहले कभी निकाल लिया होगा जो भी मैक्सिमम आएगा, मतलब मैक्सिमम कहने का ये मतलब है मान लो तुमने 1 2 4 6 ऐसे तुम देख रहे हो, तो यार अगर तुम 6 पे ही खड़े हो तो 6 पे आने के दो पाथ है तुम्हारे, 1 से 2 पे आओ, 2 से 6 पे आओ, या फिर 1 से 3 पे आओ या 3 से 6 पे आओ। तो यार तुम वो चाहते हो कि अगर मैं 6 पे खड़ा हूँ तो मेरे को मैक्सिमम स्टैचू बने किसी भी कंडीशन में, मतलब मैं या तो 1 से 2 6 पे आऊँ या 1 से 3 6 पे आऊँ, कि इन दोनों में से जो भी तुम्हारा मैक्सिमम कंडीशन है मैं चाहता हूँ मेरा आंसर वही स्टोर हो 6 पे। छोटे वाला मेरे को रखना नहीं है, हर जगह मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं यहाँ पे कितने स्टैचू बना सकता हूँ। तो जैसे कि हमने 1 के लिए करा था, 2 के लिए हमने कर लिया कि यार 2 पे मान लो मेरे पास 2 स्टैचू पड़े हुए हैं, तो 4 पे जाऊँगा, 4 पे अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो 3 स्टैचू हो जाएंगे, 6 पे जाऊँगा तो कितने हो जाएंगे। तो इससे इससे मेरे पास ये क्या आ गया, अगले स्टेप के लिए मेरे पास ये आ गया कि अगर मैं 4 पे खड़ा हूँ तो अब मेरे पास कितने स्टैचू हैं, तो अब मेरे पास 3 स्टैचू हैं। तो अब मैं 4 से अगर 8 पे जाऊँगा तो कितने स्टैचू होंगे, 4 से अगर 12 पे जाऊँगा तो कितने स्टैचू होंगे। देख रहे हो ये निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें बस इसके आगे वाले नंबर की कंडीशन चेक करनी है कि यार उसका साइज़ बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो मेरा आंसर इंक्रीमेंट होगा, छोटा है तो यार कोई बात नहीं, छोटा है तो रहने दो, क्योंकि आगे हम वहाँ पे जाना नहीं चाहेंगे जहाँ पे छोटा नंबर हो। तो हमने कोड में यहाँ पे यही करा है, हमने 1 से लेके n+1 तक हर नंबर के लिए सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करें हैं। कैसे ट्राई करें हैं कि पहले 1 का किस किस के साथ बन सकता है, फिर 2 का किस किस के साथ बन सकता है, 3 का 6 9 ऐसे ऐसे 3 का किस किस के साथ बन सकता है। तो उसका कोड क्या है, 1 आई हमारा 1 है यानी कि वो नंबर जिसका किस किस के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, जे हमारा i+i होगा हमेशा। j+i 1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, i+i यानी कि 2 से चेक करेगा वो स्टार्टिंग से,
और j प्लस इक्वल्स टू आई उतने ही मल्टीपल्स पे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे को आगे वो नंबर मल्टीपल होना चाहिए था हमारा। तो अगर मैं कोई j पे खड़ा हूँ, वो i प्लस आई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वो डेफिनेटली i का मल्टीपल तो होगा ही होगा, और मैं उसमें अगला i ही ऐड कर रहा हूँ। अब मैं 2 में अगर 2 ही ऐड करूँगा तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो मेरा ऑब्वियसली 2 का मल्टीपल होगा। 3 में मैं 3 ऐड करूँगा तो वो ऑब्वियसली मेरा मल्टीपल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 से 4 पे नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट मल्टीपल्स ही चेक कर रहे हैं। तो इस कोड में यहाँ पे यही बात है कि हमने 1 से मतलब जितने भी नंबर हैं उनके जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब पे चेक कर लिया कि अगर हमारा आगे वाले मल्टीपल पे साइज़ हमारा बड़ा है आई वाले से, तो उस जगह पे जो आगे वाली जगह आई वहाँ तक हमारे कितने स्टैचू बने हैं, वहाँ तक हमारे मैक्स ले लो। कि अगर पहले से हमने निकाल रखा है वहाँ का, मान लो कि किसी और कॉम्बिनेशन में 5 आया था, तो हमने यार उस केस में निकाल लिया था कि 5 आया है, और इस केस में तुम्हारा 3 आया है। तो यार मैक्स अगर 5 था और डी पी ऑफ आई प्लस 1 मान लो 4 आया, तो तुम ये नहीं चाहोगे कि यार डी पी ऑफ आई प्लस 1 आ जाए। यानी कि मतलब जो प्रीवियस स्टेप था +1 करने पे, मतलब इस कॉम्बिनेशन में तुम्हारे कम बन रहे हैं, लेकिन पहले तुमने कभी किसी और कॉम्बिनेशन से देखा था तो तुम्हारे ज़्यादा बन रहे हैं, तो तुम इन दोनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे? वही लेना पसंद करोगे यार जिसमें ज़्यादा बन रहे हैं। तो हमने ऐसे करके मैक्स ले लिया इन दोनों नंबर का, कि जो हमारा मैक्सिमम है उस जगह पे वो चीज़ डाल दो कि इस जगह पे मैक्स टू मैक्स हमारे कितने स्टैचू बन रहे हैं। ये हम हमेशा मल्टीपल पे मूव कर रहे हैं, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n में होगी, और ये हमारा 1 से n तक जा रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n में होगी। सॉरी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रूट n में होगी। ये मल्टीपल पे मूव करने पे रूट n होता है हमारा। तो n रूट n में हमारा ये पूरा दोनों लूप चल रहा है। और आंसर में हमने लास्ट में क्या करा, आंसर में हमने ये कर दिया कि यार सारी पोजीशंस थी ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हमने देख लिया यार मैं किस पोजीशन पे खड़ा होऊंगा तो मेरे पास मैक्सिमम स्टैचू पड़े होंगे, और जिस पोजीशन में मेरे पास मैक्सिमम स्टैचू पड़े होंगे मैं वही चाहूँगा कि यार मैं वहाँ तक किसी भी कॉम्बिनेशन से आया हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को इतने स्टैचू मेरे को मैक्सिमम मिल गए। तो आंसर में हमने सारे पोजीशंस में जो मैक्सिमम स्टैचू थे वो डाल दिए, कि मतलब किसी भी पोजीशन पे जो जिसमें मेरा मैक्सिमम आ रहा है मैं वो पोजीशन वाले स्टैचूज़ ले लूँगा और वो मेरा आंसर हो जाएगा, और सिंपली मैं आंसर प्रिंट आउट करवा दूँगा। तो यार लॉजिक पार्ट और कोडिंग पार्ट तो ख़त्म हो गया। अब मैं जो नए बंदे हैं जिन्होंने कभी वेक्टर यूज़ नहीं करा उनको थोड़ा बताना चाहता हूँ। वेक्टर यार कुछ नहीं है, तुमने एरे यूज़ करा होगा। जैसे एरे कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चर होता है, कॉन्टीन्यूस इंडेक्सिंग होती है उसमें 0 1 2 3, और उसमें तुम्हारा डेटा सेव होता है। वेक्टर भी बिल्कुल सिमिलर होता है, बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि वेक्टर तुम्हारा डायनेमिक होता है, क्योंकि एरे में तुम्हें पहले से साइज़ बताना पड़ता है कि भाई मेरा n साइज़ का बना दो, मेरा 5 साइज़ का बना दो। और मान लो तुम्हें क्वेश्चन में बाद में ज़रूरत पड़ी कि भाई साइज़ बढ़ाना है, तो तुम बढ़ा नहीं सकते वो। और किसी क्वेश्चन में तुम्हें यही नहीं पता कि भाई कितने एलिमेंट आने वाले हैं, तो यार उस केस में एरे तुम यूज़ कर नहीं सकते। तो उस केस में वेक्टर को यूज़ करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, और मैं रेकमेंड करूँगा कि मोस्टली एरे की जगह वेक्टर ही यूज़ करा करो यार, क्योंकि वेक्टर में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं जो एरे में प्रेजेंट नहीं होती, और एरे और वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं। तो इससे अच्छा यार वही यूज़ करो जो बेस्ट होता है। तो यार अगर मेरी ये वीडियो और मेरा सोल्यूशन तुम्हें पसंद आया हो, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कहाँ करना है, ये जो नीचे लाल बटन दिख रहा है ना तुम्हें, इसको दबा दो यार, बस किसी भी तरह दबा दो, ठीक है। और लाइक कहाँ करना है, ये जो थम्स अप बना हुआ है ना, इस पर भी क्लिक करा करो यार। और कमेंट ज़रूर करना यार, वो लोग जिनको वीडियो में कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो उनको तो कमेंट पक्का करना ही करना है यार, क्योंकि ये वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो यार फिर फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा भी टाइम जा रहा देखने में और मेरा भी। मैं अच्छा कंटेंट बनाना चाहता हूँ आगे के लिए, तो यार तुम्हारे कमेंट से मुझको पता चलेगा कि मेरी गलतियाँ क्या क्या हो रही हैं, मैं तुम्हें ढंग से समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी फ्यूचर कंटेंट के लिए। और जिसको यार पसंद आ रही है वीडियो, तो यार एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है यार, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है मेरे को भी वीडियो बनाने में। अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आ रही है, तो यार बनाओ, थोड़ी और मेहनत करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस।